नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। पांचवा कदम हम लोग कर रहे हैं। एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। क्यों जरूरी है एक व्यक्ति का होना? जब मैं अपने आप से और अपने भगवान से अकेले में बैठ के कर लूंगा ना, उसका पूरा ब्यौरा, पूरा रीजनिंग दी हमें अच्छे से किताब ने कि हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत क्यों है, और तीनों एस्पेक्ट्स को पूरा करना है हमने। टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू ह्यूमन बीइंग, ये सीक्वेंस जैसा मुझे किताब बताती है, जैसा मुझे स्टेप बता रहा है वैसा मुझे करना है। सेम टू सेम उसी क्रम में। उसमें मैं ये नहीं कर सकता हूं कि किसको पहले करना है और कैसे करना है, वो मुझे मेरा प्रोग्राम बताएगा। हम्म। और दूसरी चीज, सीक्वेंस हो गया। क्यों मुझे अनदर ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, वो बात क्लियर हो गई। एग्जैक्ट नेचर ऑफ आर रॉन्ग्स, अब लस्सी नहीं घोलनी। अब मुझे इधर उधर की बातें जो है, कहानियां नहीं डालनी है। अब मुझे क्या मानना है? एग्जैक्ट नेचर ऑफ आर रॉन्ग्स, मेरी गलतियों का सही स्वरूप। चौथे कदम में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब ये बात कर रहा है चौथे कॉलम की। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ उभर करके आए। डेप्थ पर जाकर के देखना है, शुरुआत कहाँ से हुई, मेरा कौन सा डिफेक्ट लगा था जिसने काम खराब कर दिया था। या फिर सामने वाले की वजह से जब चीजें बढ़ गई थी, आग लगी थी सामने वाले की वजह से, लेकिन मैंने चिंगारियां कहाँ कहाँ डाली, फिर मेरे डिफेक्ट्स ने कहाँ कहाँ उस आग को और ज्यादा बढ़ावा दिया। मुझे मुझे अब वो वाली बातें करनी है। और जब दोस्तों पांचवा कदम हो चुका है, बंदा भी ढूंढ लिया है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स की भी सारी समय लेकर के कर भी लिया है, सब एक्सप्लेनेशंस हो चुकी हैं, तब उसके बाद क्या होता है? पेज नंबर 75 आज हम रीड कर रहे हैं। वी पॉकेट आर प्राइड एंड गो टू इट, इल्यूमिनेटिंग एवरी ट्विस्ट ऑफ कैरेक्टर। ये कॉलम तीसरा और कॉलम चौथा, इंस्टिंक्ट्स की हिलावट और मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स का आना, इन दोनों को जो देखता हूं मैं, अपने कैरेक्टर ट्विस्ट्स को, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को, अपने कैरेक्टर की परेशानियों को, अपनी हिलावटों को मैं देखता हूं। एवरी डार्क क्रैनी ऑफ द पास्ट, पहाड़ों में छोटे छोटे दरारें, बारीक बारीक दरारें होती हैं जो दूर से दिखती नहीं है, लेकिन नजदीक से जाकर के देखेंगे तो जरूर दिखती हैं। वो बारीक दरारें भी अपने दिमाग की मुझे देखनी है। वंस वी हैव टेकन दिस स्टेप, विद नथिंग। दोस्तों, पांचवें कदम के प्रोमिसेस अब आ रहे हैं, लेकिन बशर्ते आप डेली जो एंड में हम लोग प्रोमिसेस पढ़ते हैं, वो प्रोमिसेस नाइन्थ स्टेप के प्रोमिसेस होते हैं। और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? अगर हम मेहनती हैं, इफ वी आर पेन्स टेकिंग। और वो खत्म कहाँ पर होते हैं? अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बीच में वो प्रोमिसेस हैं। ऐसे ही पांचवें कदम के भी प्रोमिसेस हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आप रखोगे कुछ नहीं, विद होल्डिंग नथिंग, कुछ भी होल्ड नहीं करोगे आप अपने पास। तो क्या होने वाला है? तो होने वाला ये है कि पहला, वी आर डिलाइटेड, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, खुशी मिलेगी सबसे पहले। दूसरा, वी कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई, आंखों से आंखें मिला सकते हो, फेस कर सकते हो दुनिया को। वी कैन बी अलोन एट परफेक्ट पीस एंड ईज। जब
लोगों से आंखें मिला सकूंगा, अकेले भी पीस ऑफ माइंड, सेरेनिटी, ईज, कंफर्ट रह सकूंगा। फियर्स फॉल फ्रॉम अस, फियर्स चले जाएंगे। वी बिगिन टू फील द नियरनेस ऑफ आवर क्रिएटर। अपने ईश्वर के साथ ऐसा लगेगा कि मैं पास हूं, नजदीक हूं, निकटता बनाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही। छुपने की, बचने की जरूरत नहीं बची। पहली बात तो लोगों से कटने की जरूरत नहीं बची। डर चले गए हैं, अकेले भी बहुत अच्छे रह सकता हूँ, किसी के सामने भी बहुत अच्छे से रह सकता हूँ। We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. Journey of awakening begins from here. Enlightenment, चांदना, अवेकनिंग, जागरूकता अब से हो रही है। दूसरे कदम में मैंने स्पिरिचुअल बिलीफ किया था, केम टू बिलीव, मैं विश्वास करने लगा था। वो एक स्पिरिचुअल बिलीव था मेरा कि मैं ईश्वर मेरी पागलपन को ठीक कर सकता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बदला, और वो अवेकनिंग जो है धीरे धीरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में बदल गई। नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट बिलीफ विच आई बिलीव्ड इन स्टेप टू। नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। मेरा दिमाग खुला, अवेकनिंग हुई, और अब मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूं उसी बिलीफ का जो बिलीफ मैंने दूसरे कदम में मांग लिया था। बिलीव किया था कि ईश्वर मेरा पागलपन निकाल देगा, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर मेरे लिए करेगा। ये बिलीव्स मैंने किए थे जी। धीरे 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 मैंने तीसरा, चौथा, पांचवा किया जब, तब ये सब चीजें धीरे धीरे मेरे जीवन में मैंने देखा कि हो रही थी। तो अब वो अनुभव बन गया है। अब जो मैंने माना था, मैंने विश्वास किया था, शक था मुझे, लेकिन अब वो धीरे धीरे हकीकत में बदल गया है। अब मैं खुद उस जिंदगी को जी रहा हूं कि हाँ, भगवान मेरे जिंदगी में काम कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा। द फीलिंग दैट द ड्रिंक प्रॉब्लम हैड डिसअपियर्ड विल ऑफन कम स्ट्रांगली। ईगो नहीं आएगी, मैं शराब से दूर हूं, मैंने शराब छोड़ दी है, ऐसा कोई ख्याल नहीं आने वाला। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भैया अब तो शराब बहुत दूर चली गई है, नहीं। अब मैं वो सब ईगो या वो सब जो है ना, अहंकार नहीं कर सकता हूं कि भाई शराब तो चली गई है। दिमाग में आएगा ही नहीं वो वाली चीजें कि मैं तो शराब से चला गया हूं, और ना ऐसा आएगा कि शराब पीने की तरफ जो है बार बार जा रहा है दिमाग। दोनों की तरफ से बच जाएगा इंसान और एक न्यूट्रलिटी पे आएगा। वी फील वी आर ऑन द ब्रॉड हाईवे। कौन सा हाईवे दोस्तों? ईश्वर वाला हाईवे, वो सेरेनिटी वाला हाईवे, वो फ्रीडम वाला हाईवे, वो ह्यूमिलिटी वाला हाईवे। वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। मेरे भगवान के साथ, मेरे ईश्वर के साथ मैं हाथ पकड़े चल रहा हूं और खुला चल रहा हूँ। स्मूथ ब्रॉड हाईवे है। बड़ा आजाद महसूस कर रहा हूँ, बड़ा खुला महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ईगो जा रही है, ह्यूमिलिटी आ रही है। ईगो, प्राइड, शेम, अटेंशन सीकर, इम्पोर्टेंस सीकर, ये सब मेरे रास्ते से बाहर जानी ही जानी है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी ही होनी है। उस अवेकनिंग को जब मैं एक्सपीरियंस करता जाऊंगा तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अपने आप होने लगेगा। रिटर्निंग होम, अब पांचवा कदम कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने घर वापस लौट रहा हूं। वी फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन बी क्वाइट फॉर एन आवर। 1 घंटे के लिए जो है मुझे रिफ्लेक्ट करना है,
चिंतन करना है, बैठना है अपने साथ अकेले, फोन वोन सब साइड करके मुझे बैठना है, और ये पांचवा कदम करते के साथ ही करना है, और सिर्फ 1 घंटे के लिए करना है। चौथा, एकदम से शुरू करने को बोला गया है मुझे, तीसरा कदम जैसे ही मैंने लिया वैसे ही चौथा कदम शुरू करना है। पांचवा, अगर मुझे बंदा बढ़िया मिल चुका है, सद्बुद्धि लगा करके सही बंदा मिल चुका है, तो मुझे देरी नहीं करनी है। अब पांचवा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद छठे को स्टार्ट करने से पहले मुझे सिर्फ 1 घंटा दिया है किताब ने। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं दिया, सिर्फ 1 घंटा दिया है, केयरफुली रिव्यूइंग व्हाट वी हैव डन। किया क्या है मैंने अभी तक? वी थैंक गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट दैट वी नो हिम बेटर। जानता तो मैं पहले से था हूँ ईश्वर को, पहले से था, शुरू से जानता था ईश्वर को। नाउ आई नो हिम बेटर। एक रिलेशन बन रहा है मेरा ईश्वर के साथ, और वो रिलेशन जो बन रहा है वो कमाल का रिलेशन बन रहा है। पहले भी रिलेशन था, लेकिन वो रिलेशन नजदीक का नहीं था। वो रिलेशन जो है ट्रांसपेरेंट नहीं था। वो रिलेशन अपने आप में एक धोखाधड़ी थी। मैं अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं अपने भगवान को धोखा दे रहा था, और मुझे पता ही नहीं था भगवान से मेरा रिलेशन होना कैसे चाहिए, भगवान मेरी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो सब चीजें अब बेटर हुई, मैं जानता हूँ। अपने अंदरूनी अंतर मन से, दिल से दिल का कनेक्शन बन रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बन रहा है, और उसमें छल कपट धोखेबाजी नहीं है, ईगो प्राइड शेम इम्पोर्टेंस अटेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने ईश्वर के साथ बात कर सकता हूँ। मैं गंदा भी हूं तो भी मैं बात कर सकता हूँ कि हाँ, मेरे मन में ये गंदे ख्याल आ रहे हैं, भगवान देख लो। तो अब वी नो हिम बेटर, मेरा रिलेशन। वी एग्नोस्टिक्स दोस्तों जब हमने किया था, तो बार बार वो कह रहे थे हमने उनके साथ निकटता बढ़ानी है अपनी, हमने उनके साथ निकटता बढ़ानी है। इफ ही वर सॉट, इफ वी केप्ट नियर टू हिम, तो वो अब मेरा, मैं उनको जान भी अच्छे से रहा हूं, मैं उनसे निकटता भी बहुत अच्छे से बना रहा हूँ। टेकिंग दिस बुक डाउन फ्रॉम आवर शेल्फ, वी टर्न टू द पेज विच कंटेन्स द 12 स्टेप्स। अब मैंने पेज नंबर, वो जो हाउ इट वर्क्स में दूसरा तीसरा पेज है, जिसमें जो है सारे 12 के 12 कदम लिखे हुए हैं, वो मैंने खोले, या फिर 12 एंड 12 जहां पर भी आगे पीछे जहां पर भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, अब मैंने क्या किया, पढ़े वो सारे, अच्छे से पढ़े। कौन कौन से कदम पढ़े? जो मैं करके आया हूं, 5 कदम मैं करके आया हूं। केयरफुली रीडिंग द फर्स्ट 5 proposals, वी आस्क्ड इफ वी हैव omitted एनीथिंग। भाई मैं तो 5 कदम अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मैं बैठ करके अपने आप से सोच रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि क्या इन 5 कदमों में से कोई चीज, कोई तत्व, कोई एस्पेक्ट ऐसा है जो मैंने नहीं किया? क्या कुछ छूट गया है क्या? For we are building an ark through which we shall walk a free man at last। दोस्तों, ये जो ब्रॉड हाईवे टू द फ्रीडम है, इस ब्रॉड हाईवे पे अगर मुझे एंट्री लेनी है, तो वो एक चौखट बनानी पड़ेगी। एक चौखट जिसकी नींव जो है पहले कदम ने डाली, जिसके कॉर्नर स्टोन है वो दूसरे कदम ने दिए, कोने के स्टोन्स, जिसकी चौखट का मेन सिरा सबसे ऊपर वाला एक तिकोना पत्थर होता है, वो तिकोना पत्थर जो है तीसरे कदम ने दिया। और अब ये चौखट पूरी करने के लिए मैंने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां डाल देना है, जिससे कि मेरी चौखट, मेरी आर्क पूरी हो जाएगी। पत्थरों की चौखट है ये,
और फिर मैं उसमें कदम रखूंगा, और जैसे ही मैं कदम रखूंगा तो वो मैं एंट्री कहाँ लूंगा? एक हाईवे पे, जो फ्रीडम ह्यूमिलिटी की तरफ है। और उसमें सब फ्री मैन एट लास्ट कौन है, आखिरकार कौन है? हैप्पी जॉयफुल एंड फ्रीडम के साथ कौन वॉक करेगा? मैं। तो फिर जब इतनी सीरियस, इतनी बढ़िया चीज बननी है, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन तो बनता है, चिंतन तो बनता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं मेरी फ्रीडम में कोई कमी तो नहीं मिलेगी मुझे, उस ब्रॉड हाईवे का रास्ता गलत तो नहीं मिल जाएगा कहीं मुझे। तो मुझे रास्ता पक्का चाहिए, तो मुझे काम भी पक्का चाहिए। तो मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, वो भी मैं चेक करूंगा। पांचों कदमों को बार बार पढ़ूंगा और देखूंगा कुछ रह तो नहीं गया इसमें से। कोई चीज कसर रह गई है तो कंप्लीट कर लूं अभी। छठे कदम पे बढ़ने से पहले 1 घंटे का समय मिल रहा है, 1 महीने का, 2 महीने का नहीं मिल रहा दोस्तों। इज आर वर्क सॉलिड सो फार? काम में दम है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, सिर्फ दिखाने को नहीं कि मैंने कदम ले लिए, कदम ले लिए, कोर्स नहीं करना मुझे। आर द स्टोन्स प्रॉपरली इन प्लेस? सारे पत्थर इस तरीके से लगाए हैं कि आर्क जो है बढ़िया बनने वाली है मेरी। हैव वी स्किम्ड ऑन द सीमेंट पुट इनटू द फाउंडेशन? नीचे जब मैंने पत्थर रखा था, पहला फाउंडेशन स्टोन, जो मेरा पहला कदम है, तब मैंने वो पत्थर रखने से पहले सीधाई कर दी थी सीमेंट से। नींव एक सार होनी चाहिए। चेक कर लिया था चारों तरफ, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं थी मेरी सीमेंट। जो मेरा पहला कदम नींव का जो पत्थर है वही टेढ़ा लग जाता, अगर वही टेढ़ा लगेगा तो ऊपर की आर्क भी तो टेढ़ी बनेगी दोस्तों। हैव वी ट्राइड टू मेक mortar विदाउट सैंड? मसाला जो मैंने बनाया है, वो मसाला जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मसाले में बदरपुर डालना ही भूल गया? अब सीमेंट का मसाला चलता तो नहीं है ना, उसमें एक प्रोपोर्शन से बदरपुर भी चाहिए होता है। डस्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बदरपुर बोलते हैं। तो सीमेंट, बदरपुर और रोड़ी, तीनों चीजें मिक्स होकर के ही काम बनता है ना। तो अगर बदरपुर नहीं डाला तो भी पक्का नहीं बनेगा, अकेली सीमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, अगर जो जहां पे जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अगर वो इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे तरीके से लगाए हैं, तो काम पक्का है मेरा, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, दोनों तरफ से। फिर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कच्चा पक्का काम कर दिया है, मैंने प्रॉपर तरीके से, जैसे प्रोटोकॉल एसओपी के अनुसार, प्रोसीजर के अनुसार मैंने सारे काम किए हैं। मैंने उसी प्रोपोजन में सारी चीजें डाली हैं जिन चीजों की जरूरत थी। जहां जहां ऑनेस्टी बहुत अच्छे से चाहिए थी, मैंने बहुत अच्छे से ही लगाई है। जहां जहां मुझे कम बोलने की जरूरत थी स्टेप वर्क में, मैंने कम बोला। जहां जहां मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत थी, मैंने ज्यादा बोला। मैंने हर चीज उसी अनुपात में, उसी रेशियो में करी है। तो ये सब चीजें मुझे चेक करनी है। और यहाँ अगर हर एक चीज का जवाब हाँ है, अगर मुझे लगता है कि मैंने ये सब चीजें सही तरीके से कर डाली हैं, तो मैं तैयार हूं दोस्तों छठे कदम के लिए। और फिर पेज नंबर 76, इफ वी कैन आंसर टू आर सेटिस्फैक्शन। अब ये सारे सवालों के जवाब, मुझे, मैं सेटिस्फाइड हूं अपने आप से, मुझे तृप्ति है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैंने चिंतन कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा जी? देन लुक एट स्टेप 6। मैं छठे कदम पर जाऊंगा। वी हैव एम्फेसाइज्ड विलिंगनेस। हमने जोर किस पर दिया है जी? विलिंगनेस पर। एज बीइंग indispensable,
और विलिंगनेस पर ही जोर नहीं दिया। तीनों ही चीजों पर किताब, अब ये जो 76 पेज हम कर चुके हैं, डॉक्टर्स ओपिनियन पूरा कर चुके हैं, जो कि इन 76 पेजेस में गिनती में नहीं है। ये करन तकरीबन हम 85 पेजेस कर चुके हैं। अभी तक इन्होंने रिगरस ऑनेस्टी की बात की है, कंप्लीट एब्सोल्यूट विलिंगनेस की बात की है, ओपन माइंडेडनेस, HOW, ये तीनों चीजों की बात बहुत जरूरी की है और इंडिस्पेंसेबल की है, पीछे भी यही बताया है। तो छठे कदम के लिए भी यही तीनों बहुत जरूरी हैं। आर वी नाउ रेडी टू लेट गॉड remove from us all the things which we have admitted are objectionable? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं विलिंग हूं? दोनों क्वेश्चन मुझे अपने आप से पूछने हैं इस छठे कदम में। एम आई रेडी? क्वेश्चन मार्क पूछना है मुझे अच्छे से अपने आप से। एम आई विलिंग? क्वेश्चन मार्क। किस चीज के लिए विलिंग होना है मैंने? मैंने किस चीज के लिए तैयार होना है, रेडी किस चीज के लिए होना है? उन चीजों के लिए भगवान प्लीज हटा दो जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। अब फिर विल डब्ल्यू साहब गेम खेल गए। अभी तक बात कर रहे थे कैरेक्टर डिफेक्ट्स की, शॉर्टकमिंग्स की, पांचवें कदम की। अब ये ऑब्जेक्शनेबल क्या चीज है? दोस्तों, यहां पर बिल डब्ल्यू साहब नहीं कह रहे कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स को भगवान जी आप हटा दो। यहां पर बिल डब्ल्यू साहब नहीं कह रहे कि भाई मेरी ये कमजोरियां हैं, मेरा ये पार्ट है, माय पार्ट है, इसको आप हटा दो। नहीं कह रहे। क्यों पता है? क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं मेरे जीवन में, उसके बावजूद भी मैं रेडी नहीं होऊंगा कि भगवान जी उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स को मेरे से दूर करें। मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, मेरी कमजोरियां हैं, मुझे पता है मेरी गलतियां हैं, उसके बावजूद भी मैं रेडी नहीं रहूंगा कि भगवान जी इनको मेरे से दूर करें। जब तक मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होगा उन डिफेक्ट से, जब तक मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होगा उन कमजोरियों से, उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स, उन एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग से, तब तक मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा। तब तक मैं रेडीनेस नहीं लेकर के आऊंगा अपने अंदर, और बिना रेडीनेस के कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला टप्पा अगर छठे कदम का कोई है, सबसे पहली चीज अगर कोई मांगता है छठा कदम, तो वो मांगता है मेरी विलिंगनेस और मेरी रेडीनेस, मेरी इच्छा, इच्छुकता और मेरी तैयारी। ये दो चीजें मांगेगा। लेकिन ये दो चीजें पता है तब तक नहीं आने वाली जब तक मुझे ऑब्जेक्शन ही नहीं है, आपत्ति ही नहीं है मुझे कोई मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट से। अगर मैं जी रहा हूं कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स के साथ, तो मैं जीऊंगा, क्योंकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, तो क्या मेरे अंदर विलिंगनेस आएगी? क्या मेरे अंदर रेडीनेस आएगी? नहीं आएगी। तो यहां बिल डब्ल्यू साहब ने बहुत ही काम की बात की है कि एवरी डिफेक्ट विच आई वॉन्ट टू लेट गॉड रिमूव फ्रॉम मी, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्शनेबल टू मी। जितना ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है ना ये मेरे लिए, कोई भी डिफेक्ट, उतना जल्दी मैं विलिंग रहूंगा, उतनी जल्दी मैं रेडी रहूंगा, और भगवान जी फिर उसको ले लेंगे, रिमूव कर देंगे। ऑब्जेक्शनेबल का होना बहुत। एक स्पॉन्सर के पास एक स्पॉन्सी जो है बात करने जाता है ऐसे ही पांचवें कदम के बाद, और वो कहता है कि जी
मैं जो है अपने मालिक से ना झूठ बोल रहा हूँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि पूरे दिन में मैं 4-5 झूठ बोल लेता हूँ। उसके बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, और ऐसा चल भी रहा है काफी समय से। कौन सा बोलता है इट्स ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्पॉन्सी हैरान होता है कि भाई ये तो मेरा डिफेक्ट है, डिसऑनेस्टी है मेरी। तो कहता है लेकिन आपको ऑब्जेक्शन ही नहीं है ना, आपको अभी प्रॉब्लम ही नहीं है उससे, आपका काम चल रहा है। जिस दिन भाई, या तो अब दो चीजें हैं, या तो आप वेट कर रहे हो कि परेशानियां बढ़े और फिर आपके साथ ऑब्जेक्शन हो आपको अपने साथ ही कि नहीं यार अब नहीं, या फिर आप आज ही देख लोगे कि आगे जो ऑब्जेक्शन या आगे जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां ये मेरा झूठ जो है क्रिएट करने वाला है, तो आज ही आप उसको फिर ठीक करने के लिए रेडी और विलिंग हो जाओगे। अभी विलिंगनेस नहीं आ रही, अभी रेडीनेस नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी आपको आपत्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत कुछ खास नहीं किया जा सकता। आउटसाइड सोर्सेस से ये सब चीजें जगाई नहीं जा सकती जब तक कि आपको अंदरूनी अपने अंतर मन में ऑब्जेक्शन ही, परेशानियां, आपत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज स्टेप 6 के लिए बहुत जरूरी है कि क्या मैं रेडी हूं, क्या मैं विलिंग हूं। और एट द वेरी कोर वो रेडीनेस और विलिंगनेस नहीं आने वाली जब तक मैं अपने आप से ये नहीं पूछूं क्या मुझे ऑब्जेक्शंस हैं जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स का मजा ले रहा हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्शन होगा कैसे? ऊपर से मैं कभी कभी रोता हूँ, कहानियां डालता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, भाई साहब अब बड़ी परेशानी होगी, ऐसे हो गया आज मैंने फिर वही कर दिया जी, फिर मेरे से गुस्सा निकल गया, फिर मेरे से लस्ट में पड़ गया, ऐसे इस तरीके की बहुत सारी बातें हम लोग भाई आपस में देखते हैं एक दूसरे को बात करते हुए। लेकिन एट द वेरी कोर क्या मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ? एक्चुअली मैं पहले कैरेक्टर डिफेक्ट्स के मजे लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं सेल्फ पिटी के मजे लेता हूँ, उस बारे में बात करके, उस बारे में रो करके। उस बारे में एक्शन नहीं लेता मैं, उस बारे में रेडी नहीं होता, विलिंग नहीं होता, क्योंकि वो ऑब्जेक्शनेबल तो होंगी, लेकिन वो उतनी होंगी जो सेल्फ पिटी के मजे दे दे मुझे। उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में रोना धोना, वो सब तो मुझे कीचड़ में लपेटने जैसा मजा आता है ना, सुअर की तरह। दैट इज वेरी गुड टू मी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, रिलैक्सिंग लगता है उसमें बातें करना। ठीक है, एक्शन जीरो, रेडीनेस जीरो, विलिंगनेस जीरो। क्यों? क्योंकि मजे आ रहे हैं। फियर में भी मजा है, रोने धोने में भी मजा है, सेल्फ पिटी में भी मजा है, कंप्लेंट करने में भी मजा है। बातें बनाने को मिलती है ना इसमें, और उसमें मैं माहिर हूँ, उसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे। लंबा लंबा चीजों को खींचना, लंबा लंबा जो आगे बढ़ना, बहुत अच्छा लगता है। ये चीजें दोस्तों मेरे लिए जो है, मुझे अपनी सच्चाई अब यहाँ पर देखनी है। अगर मैं तैयार हूं, ये नेक्स्ट लाइन से करते हैं इसको। हाँ जी। कैन ही नाउ टेक देम ऑल, एवरीवन? क्या अब सारे के सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को वो ले ले, हर एक डिफेक्ट को ले ले ईश्वर मेरा? छठा कदम तो यही बोल रहा है। छठा कदम क्या बोलता है, एक बार पढ़ते हैं जी, एग्जैक्ट लाइन। वर एंटायरली रेडी, रेडी छोटा नहीं होना, रेडी हल्का नहीं होना, 20% नहीं होना, रेडी 101% होना है जी। एंटायरली रेडी, कंप्लीटली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। एक डिफेक्ट नहीं, चार डिफेक्ट नहीं, तीन डिफेक्ट नहीं, जितने भी हैं मेरे, मेरे 10 हैं, मेरे 11 हैं, मेरे 4 हैं, मेरे 6 हैं, सारे के सारे डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर मेरा ईश्वर ले ले। ये दोस्तों अब हम छठे कदम से जो स्टार्ट कर चुके हैं, अब हम जो स्पिरिचुअल किट ऑफ टूल्स है ना, अब वो चेंज के जो टूल्स हैं, स्पिरिचुअल चेंज और स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस जो आनी है अपने अंदर, ये वाले टूल्स की जो है कदमों पे काम शुरू हो चुका है।
और वो एक्सेप्टेंस जो है वो छठे सातवें के टूल्स लगने के बाद ही आनी है। और ये एक्सेप्टेंस तब तक नहीं आनी जब तक मैं दो चीजें नहीं समझता हूं। ऑब्जेक्शन है या नहीं है, कंप्लीट ऑब्जेक्शन कितनी, क्वालिटी क्या है ऑब्जेक्शन की, रेडीनेस एंटायरली है, विलिंगनेस एंटायरली है या नहीं है, और सबसे जरूरी चीज की कैरेक्टर डिफेक्ट्स कौन से जाने हैं वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा। ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, सारे के सारे, सारे के सारे। कैन ही नाउ टेक देम ऑल एवरीवन, क्या वो ले ले? अगर वो सारे के सारे नहीं मैं देना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना है? प्रेयर करनी है। इफ वी स्टिल क्लिंग टू समथिंग, वील नॉट लेट गो। अगर मैं फिर भी चिपका हुआ हूं ना कुछ डिफेक्ट्स पे, क्यों? क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, या फिर मैं छोड़ना चाह नहीं रहा हूं। दोनों बातें हो सकती हैं। आई वुड नॉट और आई कुड नॉट। या तो मैं छोड़ना चाह नहीं रहा हूं, या फिर मैं छोड़ पा नहीं रहा हूं। इफ वी स्टिल क्लिंग टू समथिंग, किसी भी रीजन से, वी विल नॉट लेट गो, नहीं जाने दे रहा मैं डिफेक्ट को, तो हमने क्या बोलना है जी? भगवान जी मुझे विलिंग कर दो यार। ये प्रेयर बन गई छोटी सी। गॉड प्लीज हेल्प मी टू बी विलिंग, गॉड प्लीज हेल्प मी टू लेट गो, टू बी रेडी, टू बी विलिंग, ताकि आप ये सारे डिफेक्ट्स मुझसे ले लो। इसमें से कुछ जो है मैं रख रहा हूं अपने पास, इसके लिए भी मुझे रेडी कर दो। और सबसे जरूरी बात, अगर मैं रेडी हूं, अगर मैं विलिंग हूं, तो मुझे करना क्या है? मुझे चिपकना नहीं है, क्लिंग टू समथिंग। मैं चिपक रहा हूं ना चीजों से, डिफेक्ट से, डिसऑनेस्टी से, लस्ट से, एनवी से, किसी भी चीज से चिपक रहा हूं मैं। मुझे उल्टा करना है, मुझे टर्न देम लूज, मुझे ढीला छोड़ना है। प्रोग्राम ही मेरा ढीला छोड़ने का है। आई हैव टू टर्न लूज, नॉट टू क्लिंग टू समथिंग। देन क्या कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्शनेबल की बात है, वो समझ ली मैंने। अगर मैं रेडी हूं तो टर्न लूज करने की देर है सिर्फ। अब मौका आ गया है दोस्तों कि तीसरे कदम का जो डिसीजन है वो कंप्लीट कैसे होगा, यहां पर अपने आप से पूछ करके मैं कंप्लीट कर सकता हूं। डेली टर्न लूज किया, विलिंग हुए, रेडी हुए, टर्न लूज किया, तो हुआ स्टेप 6 उस दिन के लिए हो गया। अगर सब डिफेक्ट्स में मैंने भगवान घुटने पे चला गया, मेरे को विलिंगनेस दो, मेरे को रेडीनेस दो, ये सब ऑब्जेक्शन तो है मुझे लेकिन दिमाग मानता नहीं है, ये सब मुझसे ले लो, हो गया स्टेप 6। अब असली वर्किंग स्टेप 7 में होनी है। व्हेन रेडी, जैसे ही रेडी हो, जैसे ही विलिंग हो, वी से समथिंग लाइक दिस, तभी सातवें कदम की प्रार्थना मैंने करनी है। और उस हिसाब से फिर आगे मेरी दिनचर्या में एक्शंस रहेंगे। माय क्रिएटर, आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, गुड एंड बैड। यहां अब अपने आप से पूछना है, एम आई विलिंग, एम आई रेडी, जो छठे कदम में किया था फिर तगड़े तरीके से करना है, तभी सातवें कदम का फायदा है, बगैर छठे कदम के सातवें कदम का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब जब मैं रेडी हूं, जब मैं विलिंग हूं, जब मुझे ऑब्जेक्शंस हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों से है, तो पता है मैं क्या कह रहा हूं? मेरा अच्छा और बुरा सब ले लो। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरा अच्छा क्या है, मेरा गलत क्या है। बिल स्टोरी में हमने पढ़ा था, कॉमन सेंस वुड दस बिकम अनकॉमन सेंस। क्योंकि मुझे जो लगता था कॉमन सेंस है वो तो नॉनसेंस थी। मुझे जो लगता था कि बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा दिमाग है मेरे अंदर, वो सबसे खराब दिमाग था। मुझे जो लगता था मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, लोगों को दिख रहा था मैं सबसे खराब जीवन जी रहा हूँ। तो मेरा अच्छा बुरा क्या है वो डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूं। इट इज अ डिजीज ऑफ परसेप्शन।
ये डिजीज लगने की बीमारी की मेरे को लगता जो है, हमेशा मुझे लगता है कि मुझे सही लग रहा है, मैं सही सोच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो लगने की ही तो बीमारी है। मुझे मुझे हमेशा जो लगता है वो गलत ही लगता है। और मेरा दिमाग मुझे ये बताता है कि तुझे जो महसूस हो रहा है, तुझे जो तू सोच रहा है, जो तू तुझे लग रहा है, what are you feeling, what are you thinking, you are thinking very better, you are feeling very better, but that is where the disease is hidden। चीजों को देखना, चीजों का लगना, चीजों का परसीव करना मेरी बीमारी है। नरम गरम लगता है, गरम नरम लगता है। वो बचपन में मास्टर जी जो है मुर्गा बना देते थे, तो मुर्गा बनाते थे और नीचे से जो मैं देखता था दुनिया को, वो बिल्कुल दुनिया उल्टी दिखती थी। दैट वाज द काइंड ऑफ नजरिया आई एम हैविंग, कि मुझे मेरा देखने का नजरिया बिल्कुल उल्टा है चीजों को। चीजें होती सीधी हैं, मुझे उल्टी दिखती हैं। जो उल्टी होती हैं वो मुझे सीधी दिखती हैं, क्योंकि मैं देख ही उल्टी तरफ से रहा हूं, मेरी नजरें ही अलग तरीके से। पीछे भी मैंने शायद जिक्र किया था कि मेरा जो चश्मा है, एक मेरे पास ना एक चश्मा है। आप लोगों को नहीं दिखता होगा वो चश्मा, दुनिया को नहीं दिखता होगा वो चश्मा, लेकिन वो चश्मा लगा हुआ है। और वो चश्मा जो है उसमें लेंस ही गलत है। दुनिया, जो दूर चीजें होती हैं वो पास दिखती हैं, जो पास चीजें होती है वो दूर दिखती हैं। जो सही चीज होती है वो गलत दिखती है उस लेंस से मेरे को, और जो गलत चीज होती है वो सही दिखती है मेरे को। वो चश्मा है मेरी बीमारी का, अल्कोहलिज्म का। हरी घास खराब जली हुई दिखती है, पुरानी दिखती है। और जो पुरानी घास है वो कई बारी मुझे हरी दिख जाती है उस लेंस से। बढ़िया घटिया दिखता है, घटिया बढ़िया दिखता है उस लेंस से। तो वो लेंस, वो चश्मा उतारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा बुरा मैं नहीं सोच सकता, तो कुछ समय के लिए मैं आंखें ही बंद कर लेता हूँ। भगवान मेरी नहीं समझ आ रहा है सामने वाली क्या चीज सही है गलत है, मैं अपना दिमाग लगाना ही बंद कर देता हूँ और कहता हूँ भैया, ये हरी घास है, ये पीली घास है, ये काली घास है, ये सब तू ले ले, और मुझे जो तू देना चाहता है ना ईश्वर, वो तू दे दे। आई प्रे दैट यू नाउ रिमूव फॉर मी every single defect of character। शराब हटाने की बात ही नहीं है कहीं पे भी, ना तीसरे कदम में थी और ना यहां पर है। हटाने की बात है हर एक वो कैरेक्टर डिफेक्ट विच स्टैंड्स इन द वे ऑफ माई यूजफुलनेस टू यू एंड माई फेलो। ये कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे मेरे इस दुनिया के लोगों के आमने सामने के बीच में दीवार बन के खड़ा है, मेरा रिश्ता उनसे बिगाड़ रहा है। ये मेरे खुद के ईश्वर के बीच में हर एक डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर खड़ा है, मेरे को खा रहा है, मेरे को मेरे ईश्वर से मिलने नहीं दे रहा, मेरे को मेरे इन दोस्तों से, भाइयों से, इन पूरे जो सोसाइटी है, फैमिली है, पूरी दुनिया है, इस दुनिया से मिलने नहीं दे रहा मुझे। उस तरीके से मिलने नहीं दे रहा जिस तरीके से मुझे इनसे आचार विचार रिलेशन रखना चाहिए। सोब्राइटी के लिए मुझे ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स हटाने हैं क्या? नहीं। तीसरा कदम भी वो कह रहा था गवाही बने, किसके लिए? लोगों के लिए, कि लोग भी बेहतर जी सके, मैं उनके काम आ सकूं। और यहाँ सातवां कदम भी यही कह रहा है कि कैरेक्टर डिफेक्ट क्यों हटाने हैं? दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए, यूजफुलनेस टू यू एंड माई फेलोज, नॉट फॉर सोब्राइटी, नॉट फॉर हैप्पी जॉयफुल फ्रीडम, बट फॉर देम। जॉयफुल फ्रीडम हैप्पीनेस सब आएगी, लेकिन मेन मोटिव क्या है? जब मैं फ्रीडम महसूस करूंगा, जब मैं हैप्पीनेस महसूस करूंगा, व्हेन आई विल बी जॉयस, तो मैं किसके काम आऊंगा? मैं अपने ईश्वर के काम आऊंगा, अपनी ईश्वरीय दुनिया के काम आऊंगा, इस दुनिया के लोगों के काम आऊंगा। मेन मोटिव वही है। ग्रांट मी द स्ट्रेंथ।
एज आई गो आउट फ्रॉम हेयर। बहुत अच्छी लाइन लगती है इस प्रेयर की मुझे, बहुत अच्छी लाइन लगती है। कहीं भी निकलूं, भगवान जी मुझे मजबूती दो, मुझे ताकत दो, मुझे हिम्मत दो। क्यों, अब मैं निकल रहा हूं ना यहाँ से, घर से, बेड से उतर रहा हूँ। दुनिया के लिए तीर तो बेड से उतरते ही, आंखें खुलते ही चालू हो जाते हैं ना। परेशानियां तो फोन बजता है, दिमाग में ख्याल आते हैं आज के क्या काम थे, क्या क्या परेशानियां थी, एकदम से सारी चीजें याद आती हैं। तो उसके लिए हिम्मत ताकत चाहिए, जोश चाहिए, वो सारा भगवान जी जैसे ही मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बेड से उतर रहा हूँ मैं काम पे निकल रहा हूँ मैं कहीं पर भी, इवन घर पे भी रुका हुआ हूँ तो भी मुझे स्ट्रेंथ चाहिए टू डू योर बिडिंग। और स्ट्रेंथ किसके लिए चाहिए? सेल्फ विल चलाने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट है कि मैं सेल्फ विल तो अपने आप चला लेता हूँ। मुझे गॉड्स विल चलाने की, योर बिडिंग, आपकी इच्छा को चलाना, आपके हुक्म को चलाने के लिए मुझे ईश्वर को बोलता हूं मैं कि जी आपका कर सकूं मैं, आपका किया हो। दाई विल नॉट माइन बी डन, योर बिडिंग नॉट माइन। वो करने के लिए मुझे ताकत की जरूरत है। एमेन। ऐसा ही हो, तथास्तु। वी हैव देन कंप्लीटेड स्टेप 7। दोस्तों इसमें बहुत जरूरी है कि अगर मैं कुछ भी रोकूंगा ना अपने पास, फिर वो ग्रांट मिलेगी नहीं। सारा का सारा गुड बैड सब, आगे पीछे अगला पिछला सब 100% मुझे देना है, तब मुझे ग्रांट मिल जाएगी। आज जो अच्छा लग रहा है कुछ समय के बाद वो भी मुझे खराब लगने लगेगा। तो गुड एंड बैड की तो परिभाषा ना मैं ईश्वर पर ही छोड़ दूं, मैं सारा का सारा उसको दे दूं, उसमें से छांट करके जो भी ठीक होगा वो मुझे मेरे लिए दे देगा। आज जो अच्छा है कल वो बुरा लगेगा, आज जो बुरा लग रहा है कल वो अच्छा लगने लगेगा। रुकावट मैं ही हूं और मुझे पता ही नहीं चल पा रहा। आई एम द प्रॉब्लम फॉर माई लाइफ, नो बडी इज प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। हालात, परिस्थितियां, सिचुएशंस प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही प्रॉब्लम हूं, मेरा दिमाग ही प्रॉब्लम है। ये छठा सातवां, जिस ज्यादा से ज्यादा तरीके से हो पाए। और इसके लिए बिग बुक में बहुत ही कम लिखा हुआ है। 12 and 12 को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें इस स्टेप को बहुत खुलासे से, बहुत अच्छे से किया हुआ है। और छठा सातवां अगर आप पढ़ो तो एक बारी चौथे से जरूर पढ़ना। जब भी आप छठे सातवें को अगर 12 and 12 से पढ़ रहे हो, तो जब भी पढ़ना तो चौथे से स्टार्टिंग करना। चौथे से स्टार्टिंग करना, पांचवा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। फिर छठा सातवां जो आप पढ़ोगे आपको मजा ही अलग आने वाला है, आपको चीजें ही अलग समझ आने वाली है। ये मेरा दावा है। नाउ वी नीड मोर एक्शन, without which we find that faith without works is dead। फेथ किसी काम का नहीं है अगर डेड है तो, ओ सॉरी, फेथ डेड है अगर फेथ के साथ हम एक्शन नहीं ले रहे, अगर हम वर्किंग में नहीं हैं, काम कर नहीं रहे हैं, तो फेथ मरा हुआ है। लेट्स लुक एट स्टेप्स 8 and 9। फेथ हमेशा एक्शंस के साथ होगा तो वो वर्किंग फेथ होगा, नहीं तो फेथ है ही नहीं। और अगर वो है भी तो एक लाश जैसे किसी के काम की नहीं होती, वैसे ही वो फेथ पड़ा हुआ है। अब कोई भी इंसान, भगवान ना करे किसी की भी डेथ हो जाती है, इंसान तो है वही, लेकिन बेजान है। क्या करते हैं हम उसको? 2 घंटे 4 घंटे, कोई अमेरिका से आना है उसके लिए रुक जाते हैं, 1 दिन 1.5 दिन रख देते हैं। लेकिन तब तक चैन तब तक नहीं लेते जब तक फूंक नहीं आते ना, जब तक कि हम क्रिमेट नहीं कर देते उनको। क्यों?
क्योंकि डेड है, बंदा तो है लेकिन वो मरा हुआ है, डेड। वैसे ही फेथ आपके सामने है लेकिन डेड है, वो किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं है। इट्स लाइक कि फोन तो है, अभी मैं फोन से बात कर रहा हूं ना, मैं जूम पर हूं, मीटिंग पर आपके साथ। फोन एक जरिया है, लेकिन मान लीजिए दोस्तों, इस फोन में अगर बैटरी ही ना होती तो क्या मैं आपके साथ जुड़ सकता था? तो फोन वो फेथ बन गया जिस जो जो फेथ, फोन वर्किंग ही नहीं है तो वो डेड है, किसी काम का नहीं है वो। तो ऐसा फोन होना, आप क्या बोलोगे मुझे कि मुकेश भाई फिर फोन की जरूरत ही क्या थी? फिर तो फोन है या नहीं है आपका तो बराबर है, आपके लिए क्या फोन है फिर तो? जब वो बैटरी नहीं है, चार्जर आपके पास है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे उस फोन का? बढ़िया से बढ़िया फोन भी हो, अगर उसमें बैटरी ही ना हो तो वो फोन किस काम का, आईफोन ही क्यों ना हो। या एक और पहलू पकड़ते हैं इसका, अगर फोन होता, फोन में बैटरी भी होती, लेकिन नेटवर्क ही ना होता जो मैं आपसे बात कर पाऊं, चाहे वो वाईफाई नेटवर्क, जैसा कि हुआ अभी हफ्ते दो हफ्ते पहले, मेरे पास वाईफाई नेटवर्क नहीं था जिस वजह से मैं जुड़ ही नहीं पाया था मीटिंग में सुबह, तो मुझे मैसेज करना पड़ा। 7 बजे से मैं देख रहा था कि वाईफाई जो है ठीक हो जाए, मैंने एक दो बारी कंपनी में जो है बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन 7:15 जब मुझे दिखा कि नहीं होने वाला कुछ, उन्होंने टाइम मांगा था, घंटा डेढ़ घंटा, वो कह रहे थे कि कोई एग्जीक्यूटिव आएगा या देखेगा, चेक होगा, उसके बाद ही पता लग सकता है, तो मैंने मैसेज डाल दिया था कि भाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वाईफाई ही नहीं था। तो वो उसके बगैर भी क्या फोन है, डेड है फोन, कोई फायदा नहीं है। तो ये फेथ का होना हर जरूरी, हर क्षेत्र में जरूरी है, और वर्किंग होना बहुत जरूरी है। विदाउट एक्शंस फेथ इज डेड, जस्ट लाइक विदाउट नेटवर्क माई फोन इज डेड, विदाउट बैटरी माई फोन इज डेड। ठीक है ना? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रिमोट, रिमोट आपके हाथ में अगर उसमें सेल ही नहीं है, आप टीवी कैसे चला सकते हो दूर से बैठे हुए? नहीं चला सकते। लेट्स लुक एट स्टेप्स 8 and 9। वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्संस वी हैव हार्म्ड। अब दोस्तों, 8वां कदम जो है बताता है कि भैया मुझे लिस्ट बनानी है जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन किताब ऐसा कह रही है वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन, क्यों? क्योंकि जब हमने रिजेंटमेंट की लिस्ट बनाई थी और फिर 5वें कदम में सुनाया था, तो उसमें बहुत से नाम ऐसे थे, छट गए थे, जो मैंने अलग कर लिए थे कि यार इसका तो नुकसान मैंने किया हुआ है। फियर्स के लिस्ट में से एक दो नाम निकल आए होंगे। और हार्म्स डन में जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट की मैंने बनाई थी, उसमें तो हार्म्स डन ही थे ना सारे, मिसकंडक्ट जो थे। तो वो लिस्ट है, लेकिन अभी भी यहां पर हो सकता है मेरी लिस्ट पूरी ना हो। तो मुझे लिस्ट बनानी है कि मैंने किन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अभी तक मैंने खुंदक बनाया था जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, फियर्स जिनसे मुझे डर है, चिंता प्रेशर मेरे मुद्दे हैं जो डरों के, या फिर सेक्सुअल मिसकंडक्ट्स में मैंने बनाई थी लिस्ट। अब मैं, मिसकंडक्ट जो है फिजिकल भी हो सकता है, सेक्सुअल होने की जरूरी नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इस तरह के हार्म्स भी मैं करता हूँ। किसी को मार पीट करके फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकता हूँ, किसी को गालियां दे करके मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हार्म अलग अलग तरीके से पहुंचा सकता हूँ। वो सब लिस्ट भी मुझे अब यहाँ बनानी शुरू करनी है। वी मेड इट व्हेन वी टुक इन्वेंटरी। वी सब्जेक्टेड आवरसेल्व्स टू अ ड्रास्टिक सेल्फ अप्रेजल। हमने अपने आप का मूल्यांकन करना शुरू किया, कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, वो सब मैंने चौथे कदम से शुरू किया था। नाउ वी गो आउट टू आवर फेलोज एंड रिपेयर द डैमेज डन इन द पास्ट। अब मैं 8वें कदम की जो लिस्ट बनाऊंगा, उसकी मंशा है कि 9वां कदम बहुत अच्छे से करना है मुझे। वी अटेम्प्ट टू स्वीप अवे द डिब्री। सारा कबाड़, सारा कूड़ा कचरा सब साफ करना है, विच हैज एक्यूमुलेटेड आउट ऑफ आवर एफर्ट टू लिव ऑन सेल्फ विल एंड रन द शो आवर। सारी जड़ कहाँ है? सेल्फ विल में और अपनी चलाने में,
रन द शो आवरसेल्फ, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। इफ वी हैवेंट द विल टू डू दिस, और अगर ये कबाड़ साफ करना अपनी चलाकर, जो जो मैंने तोड़फोड़ करी है, जो जो मैंने सारी इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली जो जो मैंने खराब किया है, अगर उसके लिए मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं आ रही है, इच्छा नहीं आ रही है, तो एक और प्रेयर दे दी है भगवान जी ने विलिंगनेस की। इस किताब ने मुझे प्रेयर दे दी है, वी आस्क अंटिल इट कम्स। भगवान जी विलिंगनेस ले आओ, भगवान जी विलिंगनेस ले आओ, प्लीज ले आओ। Remember, it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol. किसी भी हद तक जाने की बात हुई थी या नहीं हुई थी जब कदमों पे काम शुरू हुआ था दोस्तों? बिल्कुल हुई थी। तो अब मुझे विलिंग होना है, अब यहाँ पर मुझे और ज्यादा विलिंगनेस लगानी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं 99% केसेस में। और यही सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे कि मैं अब और पक्का हो जाऊं और कमर कस लूं। तो दोस्तों, आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।